तो मसल संरचना, मसल बनी है बंडल की, बंडल मसल फाइबर का, मसल फाइबर मायोफाइब्रिल के, तंतु प्रोटीन का। पक्का? एटीपेज एंजाइम पाया जाता है मायोसिन के हेड पर, कैल्शियम का घर है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, O2 संग्रहित वर्णक है, मायोग्लोबिन, चिकनी पेशियां अरेखित अनैच्छिक। परफेक्ट है यार। सार्कोमियर की संरचना से एक बार रीडिंग कर, पूरा पूरा सार्कोमियर की संरचना से रीडिंग कर। सार्कोमियर की संरचना वहां से
क्या हुआ? आया? समझ में नहीं आया? ऐसा याद हो रहा होगा, संकुचन के दौरान मोटा तंतु पतले तंतु पर सरकता है। एक बार में तो यस बोलना ही है तुझे, चाहे सही हो चाहे गलत हो। एक बार में, संकुचन के दौरान पतले तंतु मोटे तंतु पर अतिव्यापित होते हैं। बहुत बढ़िया, खुशी की बात। संकुचन के दौरान ए बैंड छोटा हो जाएगा, आई बैंड छोटा हो जाएगा, सार्कोमेर की लंबाई छोटी हो जाएगी। संकुचन के दौरान पतले तंतु की लंबाई कम होगी। ए बैंड में मोटे पतली दोनों तंतु, आई बैंड में केवल पतला तंतु। पूरा याद है यार। एक्टिन बंधन स्थल मायोसिन के हेड पर होता है। तो इस तरीके से हमने पूरी संरचना पढ़ी। पेशी की संकुचनशील इकाई सारकोमियर, एटीपेस एंजाइम मायोसिन के हेड पर, या कैल्शियम संग्रहघर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाल रंग का श्वसनीय वर्णक मायोग्लोबिन। छोटे छोटे क्वेश्चनों की लिस्ट एक्टिन बंधन स्थल पाए जाते हैं मायोसिन पर। ये पढ़ा एक टॉपिक और ये शुरू करा। अब एक लास्ट बचा था संरचना में, उसको लेते हैं, पतले तंतु की संरचना। टॉपिक डाल, थिन फिलामेंट, पतला तंतु। टॉपिक डाल, पतला तंतु। और पतला तंतु 3 प्रकार के प्रोटीन का बनता है मेरे बेटा, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, और इससे मिलकर बनता है, पहले मैं एक्टिन के बारे में बताऊंगा तेरे बैच में। ये रहा एक्टिन प्रोटीन, द्विरज्जु की है, ऐसे करके यो दो तंतु में प्रोटीन है, तंतु के समान दिखता है, द्विरज्जु की है। तंतु के लिए फिलामेंट एफ एक्टिन, ये भी एफ एक्टिन, ये भी एफ एक्टिन। और एक एफ एक्टिन को जब तूने चेक करा तो जब पता चला कि ये तो छोटी छोटी गेंदों का बना हुआ है और हर गेंद का नाम गोलाकार, इसलिए जी एक्टिन, ग्लोब्यूलर, ये एक्टिन। ऐसे बहुत सारे जी एक्टिन, जी एक्टिन, जी एक्टिन, जी एक्टिन मिलकर एक एफ एक्टिन, और 2 एफ एक्टिन मिलकर एक्टिन प्रोटीन। यानी एक्टिन प्रोटीन जी एक्टिन का बहुलक है। तो जब परमानेंट याद कराने के लिए काम करता हूं, मोतियों की माला, एक माला एफ एक्टिन, एक माला एफ एक्टिन, माला का एक मोती जी एक्टिन, और 2 माला एक दूसरे में उलझा दी एक्टिन प्रोटीन। अब एक ब्लैक कलर का मार्कर लिया, एक ब्लैक कलर का मार्कर लिया, माला के हर मोती पे डॉट लगा, हर मोती पे डॉट लगा, डॉट लगा, वो डॉट है मायोसिन बंधन स्थल, जिस पर हेड आके जुड़ेगा। मायोसिन बंधन स्थल एक्टिन प्रोटीन पर होता है, एक्टिन बंधन स्थल मायोसिन प्रोटीन पर होता है। संकुचन तब होगा जब एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से जुड़ेंगे। एक टफ कथन दे रहा हूं आपके बैच में, हिम्मत कर रहा हूं बताने की, सपोर्ट करना मुझे। संकुचन के दौरान एक्टिन प्रोटीन पर उपस्थित मायोसिन बंधन स्थल मायोसिन प्रोटीन पर उपस्थित एक्टिन बंधन स्थल से जुड़ता है। मेरे को लग रहा नहीं आया, मजा आ जाएगा इस तरीके के पॉइंट में, गारंटी दे रहा हूं आपको। बड़ा स्टेटमेंट बनेगा ये और आपसे गलत होगा, ध्यान रखना, उल्टा है। मायोसिन बंधन स्थल एक्टिन प्रोटीन पर है और एक्टिन बंधन स्थल मायोसिन प्रोटीन पर है, और वह जुड़कर संकुचन प्रारंभ। अब आया प्रोटीन नंबर 2, ट्रोपोमायोसिन मेरे बेटा, और वो भी तंतु में प्रोटीन होता है, कपड़े की तरह होता है, द्विरज्जी की होता है, और एक्टिन प्रोटीन के चारों ओर लिपटा होता है। ट्रोपोमायोसिन एक्टिन प्रोटीन के चारों ओर लिपटा हुआ होगा, ट्रोपोमायोसिन, और उसके बंधन स्थलों को आवृत करने का काम करता है। ये देख, ट्रोपोमायोसिन कपड़े की तरह चारों तरफ से लिपटा हुआ है और उसके बंधन स्थल को ढक के रखता है, आवृत करता है। यानी एक बात आज बता, संकुचन तो तभी होगा ना जब ट्रोपोमायोसिन हटेगा। अब आप प्रोटीन नंबर 3, ट्रोपोनिन, और ट्रोपोनिन गोलाकार प्रोटीन है, 3 छोटी गेंदे आपस में चिपकी हुई, 3 गेंदे,
और ये रहा ट्रोपोनिन, 3 गेंदों का जो थोड़ी थोड़ी दूर पे ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ है, ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ है, ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ है। 3 छोटी गेंदें और थोड़ी थोड़ी दूरी पे ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ है। ये डन। और हर गेंद का नाम बताऊंगा। ये देख इधर, एक का नाम टीपीटी, टीपीसी, टीपीआई, फुल फॉर्म दे रहा हूं। इस ट्रोपोनिन की जो गेंद, जो इकाई ट्रोपोमायोसिन से जुड़ेगी वो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन इकाई, टीपीटी। और 2 हवा में लटक रही है, एक टीपीसी एक टीपीआई। टीपीसी पे कैल्शियम आके जुड़ेगा, कैल्शियम बंधन इकाई, और संदमक इकाई टीपीआई, इनहिबिटरी आई। थोड़ा मेरी बात को गौर करना, मुझे मुश्किल से 5 मिनट चाहिए तेरे, और संरचना आज खत्म होने जा रही है। पतला तंतु 3 प्रकार के प्रोटीन का बना है, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। एक्टिन तंतु में प्रोटीन होता है, द्विरज्जु की है। एक्टिन जी एक्टिन का बहुलक होता है, एक्टिन पर पाए जाते हैं मायोसिन बंधन स्थल। ट्रोपोमायोसिन भी द्विरज्जु की होता है, तंतु में प्रोटीन होता है, एक्टिन के चारों ओर लिपटा हुआ होता है और उसके बंधन स्थलों को आवृत करके रखता है। ट्रोपोनिन गोलाकार प्रोटीन होता है, ट्रोपोमायोसिन पे बिखरा हुआ होता है, 3 सब इकाइयों का बना होता है। उनमें से एक इकाई टीपीटी कहलाती है, जो इसको ट्रोपोमायोसिन से जोड़ती है। 2 हवा में। अब सुन, जब टीपीआई चालू रहेगा, जब टीपीआई चालू रहेगा तब ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह पे बना रहेगा, तो फिर संकुचन नहीं होगा। तो टीपीआई, हां तेने संकुचन को रोक रखा है, संकुचन संदमक इकाई टीपीआई को शांत करेगा टीपीसी। जब टीपीसी चालू होगा टीपीआई चुप हो जाएगा। और टीपीसी कब चालू होगा? जब कैल्शियम आएगा। कैल्शियम का रोल अब आया। जैसे कैल्शियम छिड़का पतले तंतु पर, टीपीसी पे चिपक जाएगा, टीपीसी पे चिपक जाएगा। और जैसे कैल्शियम टीपीसी पे चिपका, चेंज होगा, तीनों गेंदे घूमेगी। जैसे ही घूमी तो नीचे चिपका कपड़ा सर का और सक्रिय स्थल दिखा, हेड जुड़ा। नहीं आया। संकुचन के समय कैल्शियम पतले तंतु के टीपीसी पर जुड़ता है और इससे एक्टिन प्रोटीन अनावृत हो जाता है और हेड जुड़ जाता है। क्या हो गया यार, आपके बैच को समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? शानदार। आज एक बात सुनना, ये भी सर जो बोल रहे हैं, संकोचन कब होगा? जब एक्टिन अंदर आएगा, मायोसिन खींचेगा। वो कब होगा? जब दोनों जुड़ेंगे। वो कब होगा? जब पतले तंतु पर से तो कपड़ा हटे और मोटे तंतु का हेड मुड़े। वो कब होगा? जब इस पर तो टीपीसी कार्य करे और इसका एटीपेज एंजाइम कार्य करे। वो कब होगा? जब इस पर कैल्शियम आकर जुड़े। अरे यार, पूरी क्रियाविधि एक्टिव्स पर। कपड़ा हटा, हेड जुड़ा, संयुक्त बना, खींचा अंदर। आज के बाद ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के बारे में सुनो। जब ट्रोपोमायोसिन लगा हुआ है तो संकुचन नहीं होगा, हटा हुआ है और ट्रोपोमायोसिन नाम के कपड़े को लगाएगा, हटाएगा ट्रोपोनिन। नहीं आया समझ? ट्रोपोनिन, टीपीआई, टीपीसी, यानी आज के बाद नियामक प्रोटीन संकुचन के ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, समझ में आ रहा है? संकुचन करेंगे एक्टिन मायोसिन, पर संकुचन को चालू बंद करेंगे ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन। तो संकुचनशील प्रोटीन तो एक्टिन और मायोसिन और नियामक प्रोटीन ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन। पढ़ा है सब संरचना? बोल हाँ या ना? हाँ या ना? एनसीईआरटी का एक टफ लाइन दे रहा हूं। एनसीईआरटी के 3 लाइनें मिला के एक पैराग्राफ, एक कथन बनाएगा। सुन अब तू कथन। 1 2 3 स्टार्ट। कथन बोल। शुरू करूं?
आजा मेरे बेटा, 1 2 3 स्टार्ट कथन। ट्रोपोनिन की एक उप इकाई विश्राम अवस्था में एक्टिन प्रोटीन पर उपस्थित सक्रिय स्थलों को आवृत करके रखती है। उसने दी है, हम मानते सही है, पर मैं इसमें थोड़ा सा तड़का लगाता हूं मेरा, तब आपको और अच्छी तरह याद आएगी। ट्रोपोनिन की एक उप इकाई, ब्रैकेट में टीपीआई, विश्राम अवस्था में एक्टिन प्रोटीन पर उपस्थित सक्रिय स्थलों को ब्रैकेट में तड़का ट्रोपोमायोसिन द्वारा आवृत करती है। अब अपना वाला पूरा स्टेटमेंट बन नहीं आया यार। कैल्शियम का रोल क्या है? कैल्शियम ट्रोपोनिन पर जुड़कर ट्रोपोमायोसिन को हटाकर सक्रिय स्थलों को अनावृत करता है। यह कैल्शियम का रोल। और एंजाइम को सक्रिय करेगा मैग्नीशियम मुख्यतः। तो पेशीय संकुचन हेतु आवश्यक आयन कैल्शियम और मैग्नीशियम। नीट के कितने भी क्वेश्चन पूछ ला तैयार। पेशीय संकुचन के प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन, पेशीय संकुचन के लिए नियामक प्रोटीन ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, पेशीय संकुचन हेतु आवश्यक आयन कैल्शियम और मैग्नीशियम। एटीपेस एंजाइम पाया जाता है मायोसिन के हेड पर। संकुचन की इकाई सार्कोमियर, कैल्शियम का संग्रहगर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्टिन बंधन स्थल होता है मायोसिन के हेड पर, मायोसिन बंधन स्थल होता है एक्टिन के हेड, एक्टिन पर। बड़ा सब टॉपिक यार, आया ना? बिना डिस्टर्ब इसको बना, फिर थ्योरी लिखेंगे। लो स्टार्ट करें, शुरू करें थ्योरी। पहला स्टार्ट, पतला तंतु 3 प्रोटीन का बना। डायग्राम, पतला तंतु 3 प्रोटीन का बना। फर्स्ट एक्टिन प्रोटीन, फर्स्ट एक्टिन प्रोटीन। लिखाने वाला, पतला तंतु 3 प्रकार के प्रोटीन का बना। फर्स्ट एक्टिन प्रोटीन, या द्विरज्जुकीय तंतु में प्रोटीन है। फर्स्ट एक्टिन प्रोटीन या द्विरज्जुकीय तंतु में प्रोटीन है, द्विरज्जुकीय तंतु में प्रोटीन है, प्रोटीन है, द्विरज्जुकीय तंतु में प्रोटीन है। इस पर या एक मिनट, यह जी एक्टिन का बहुलक होता है, जी एक्टिन का बहुलक होता है। इस पर मायोसिन बंधन स्थल, मायोसिन बंधन स्थल ब्रैकेट में सक्रिय स्थल, ब्रैकेट में सक्रिय स्थल होते हैं, होते हैं। अगला स्टार नंबर 2, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन या द्विरज्जु के तंतु में प्रोटीन है, या द्विरज्जु के तंतु में प्रोटीन है जो एक्टिन प्रोटीन पर लिपटा होता है, एक्टिन प्रोटीन पर लिपटा होता है। थर्ड ट्रोपोनिन, थर्ड ट्रोपोनिन या गोलाकार प्रोटीन है, या गोलाकार प्रोटीन है जो ट्रोपोमायोसिन पर नियमित अंतराल पर बिखरा होता है,
ट्रोपोमायोसिन पर नियमित अंतराल पर बिखरा होता है, बिखरा होता है। यह 3 उप इकाइयों का बना, यह 3 उप इकाइयों का बना। टीपीटी टीपीटी ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन इकाई, टीपीसी ट्रोपोनिन कैल्शियम बंधक इकाई, टीपीआई ट्रोपोनिन संदमाक इकाई, ले भैया नेक्स्ट स्टार एक लाइन छोड़ गए। नेक्स्ट स्टार एक लाइन छोड़ के ट्रोपोनिन की एक उप इकाई, ट्रोपोनिन की एक उप इकाई ब्रैकेट में टीपीआई, ट्रोपोनिन की एक उप इकाई ब्रैकेट में टीपीआई विश्राम अवस्था में ट्रोपोमायोसिन द्वारा विश्राम अवस्था में ट्रोपोमायोसिन द्वारा एक्टिन प्रोटीन पर उपस्थित सक्रिय स्थलों को, एक्टिन प्रोटीन पर उपस्थित सक्रिय स्थलों को आवृत एक्टिन प्रोटीन पर उपस्थित सक्रिय स्थलों को आवृत करती है। आवृत करती है। डन। हाँ जी, एक लास्ट 1-2 स्टार और बेटा। पेशी के संकुचनशील प्रोटीन, अगला स्टार। पेशी के संकुचनशील प्रोटीन इज इक्वल टू एक्टिन प्लस मायोसिन इज इक्वल टू एक्टिन प्लस मायोसिन। अगला स्टार, पेशी के नियामक प्रोटीन, पेशी के नियामक प्रोटीन इज इक्वल टू ट्रोपोनिन प्लस ट्रोपोमायोसिन। नियामक प्रोटीन इज इक्वल टू ट्रोपोनिन प्लस ट्रोपोमायोसिन। अगला स्टार, कैल्शियम आयन Ca+2, कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन की एक उप इकाई, कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन की इकाई ब्रैकेट में टीपीसी, ब्रैकेट में टीपीसी ब्रैकेट क्लॉज से जुड़कर एक्टिन प्रोटीन के सक्रिय स्थलों को एक्टिन प्रोटीन के सक्रिय स्थलों को अनावृत, सही है ना? एक्टिन प्रोटीन पर उपस्थित सक्रिय स्थलों को अनावृत
करता है। कैल्शियम का रोल आ गया बेटा। कैल्शियम तू क्या करता है बता दिया साहब। अनावृत करता है। कहां हो तुम यार, समझ में नहीं आया क्या? बढ़िया वाला यार। और हमारे पास संरचना पूरी। एक और लिखा देता हूं यहीं पर ही, पेशीय संकुचन हेतु आवश्यक आयन। वैसे ही पेशीय संकुचन में आता है, फिर भी यहीं पेशीय संकुचन हेतु, डबल स्टार नीट का पॉपुलर क्वेश्चन है। पेशीय संकुचन हेतु आवश्यक आयन, पेशीय संकुचन हेतु आवश्यक आयन इज इक्वल टू कैल्शियम कॉमा मैग्नीशियम Cf+2 Mg+2। पेशी की संरचना खत्म। याद आ जा। टॉपिक डाल, पेशी संकुचन की क्रियाविधि। टॉपिक डाल, पेशी संकुचन की क्रियाविधि। पेशी संकुचन की क्रियाविधि टॉपिक डाल दिया गया। बस अब बैठ जा, कॉपी बंद कर दे। हालांकि 50% मैंने आपको क्रियाविधि पढ़ा दी है, पर फिर भी अब मैं उसको शुरू से सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा ताकि कोई पूछे संकुचन कहता तो चरणों में जमा सको। स्टेप्स आओ स्टार्ट। किसी भी पेशी में संकुचन कब होगा? 24 घंटे होता रहेगा? नहीं होगा। जब उसे क्या मिलेगा? आवेग, इंपल्स। और आवेग हमेशा कौन देता है? तंत्रिका तंत्र। ध्यान रखना, तंत्रिका तंत्र से पेशी तक जो आवेग लाती है उसे कहते हैं प्रेरक तंत्रिका। आज के बाद संवेदांगों से जो ले जाती है उसे कहते हैं संवेदी तंत्रिका। तो पेशी को आवेग देने के लिए कौन आएगी? प्रेरक तंत्रिका, इंग्लिश में मोटर न्यूरॉन। और मोटर नारो पेशी में घुस जाएगी और घुसने के बाद उसकी शाखाएं लटक जाएंगी। तो सुन तो रहा है यार। और उसकी शाखाओं को बोलेंगे प्रेरक न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। तो किसी भी पेशी में संकुचन को प्रारंभ करेगा मोटर न्यूरॉन। और आज के बाद ये मोटर न्यूरॉन मसल फाइबर के ऊपर आ जाएगा। मसल फाइबर की बाहर की परत क्या कहलाती है? पढ़ाया था यार, सार्कोलेमा। और उस जगह पे सार्कोलेमा थोड़ी सी ऐसे गड्ढा बना लेगी प्लेन के बजाय, और ये ऐसे इनकी फिटिंग हो जाएगी बढ़िया, थोड़ा सा एक दूसरे के आसपास ये। और इस तरीके से मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर आपस में जुड़ जाएंगे और इस संधि को कहेंगे NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आप सुन तो रहे? इस संधि को बोला जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये मैं आपके बैच में पढ़ाना चाहता हूं। एक बार और बोलने दो मुझे, हाँ या ना? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन NMJ के नाम से पुकारा जाएगा। और यह बनेगा किसके बीच में? प्रेरक न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच में। और ये दोनों जुड़ के बनाएंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसे कई बार NCERT ने बोला है मोटर एंड प्लेट। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? इसे मोटर एंड प्लेट के नाम से बुलाया जाएगा, जो NCERT ने नाम दिया इसका मैंने बता दिया। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब सुनो, इस जंक्शन पर ये रहा सार्कोलेमा और उसमें संवेदांग लग रहे हैं। अब मोटर न्यूरॉन से टपकता है एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा? नीट का क्वेश्चन नंबर 1 बता। और वही है तैयार। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम आने वाला न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। क्या नाम देगा? मेरे बेटे एसिटाइल कोलिन यहां टपकेगा, उसकी बारिश होगी मेरे बेटे, एसिटाइल कोलिन आ जाएगा यहां पर और वह एसिटाइल कोलिन इस गड्ढे में भर जाएगा। और उसके बाद उसको कौन ग्रहण करेगा? संवेदांग। सार्कोलेमा पे मौजूद संवेदांग एसिटाइल कोलिन को ग्रहण करेंगे और इससे आवेग सार्कोलेमा पर आ जाएगा। तो आवेग, एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा पर उत्पन्न हो गया और इस तरीके से आवेग यहां आ गया। दोबारा बोलूंगा, किसी भी पेशी के अंदर संकुचन तब प्रारंभ होता है जब उसे मोटर न्यूरॉन आदेश देते हैं। मोटर न्यूरॉन और पेशी तंतु के बीच का संधि कहलाती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के मोटर न्यूरॉन के अंतिम सिरे से टपकता है, बारिश होती है एसिटाइल कोलिन की। उस एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को ग्रहण करता है सार्कोलेमा पे मौजूद संवेदांग और इससे आवेग आ जाता है सार्कोलेमा पर। मेरे बेटे इस आवेग को अब अंदर ले जाना है। ओहो टीटीब्यूल, तू भूल गया, मुझे पता भूल गया। टीटीब्यूल याद है तुझे यार?
सार्कोलेमा से तुरंत अंदर आवेग को ले गया और आवेग अब टी ट्यूब्यूल से गोदाम, और ये गोदाम के दरवाजे, और ये कूदा और ये दरवाजे खुल गए और कैल्शियम बाहर। आवेग के बदले क्या हुआ? कैल्शियम बाहर आ गया, कैल्शियम मोटे पतले तंतु पर गिरा और टीपीसी पे जुड़ा, तो कपड़ा हटा, हेड मुड़ा और एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स बना और उसने खींचा, तंतु विसर्पी सिद्धांत हुआ और बाद संकुचन हुआ। अब इसमें तंतु विसर्पी सिद्धांत पढ़ाना पड़ता, मैंने पहले ही पढ़ा दिया कल। क्रम से जमाएं, चरणों में पूछेगा, तेरे को आराम से याद होना चाहिए। ये स्टार्ट, पहले सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलता है या फिर पहले न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन आता है? पहले एक्टिन तंतु भीतर की तरफ जाता है या कैल्शियम टीपीसी पे जुड़ता है? अबे आराम से 1 मिनट में स्टोरी की तरह सुना दे तू। पेशीय संकुचन ऐसा याद हुआ है, सबसे पहले मोटर न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन की बारिश होती है। चरण नंबर 2, उस बारिश को रिसीव करता है संवेदांग, फिर एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा पर आ जाता है, फिर वो एक्शन पोटेंशियल वहां से टी ट्यूब्यूल भीतर ले जाती है, वहां से फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम मुक्त होता है, फिर कैल्शियम जाके टीपीसी नाम के ट्रोपोनिन पे जुड़ता है, उसके बाद एक्टिन प्रोटीन अनावृत हो जाता है। अब हेड मुड़ता है, एक्टिन से जुड़ता है और उसके बाद मायोसिन एक्टिन को भीतर खींचता है। अब एक्टिन तंतु सार्कोमियर के केंद्र की ओर गति करता है और तंतु विसर्पी सिद्धांत होता है। आराम से याद, कहीं कोई इशू नहीं, 1% भी आया ना। एक बात और बताऊं आपको, फिर लिखाऊंगा। स्टार्ट, जब एक अंदर एक मोटर न्यूरॉन है, नहीं है ये एक मसल फाइबर को आवेग नहीं देता, ऐसे कई को देता, कई को, अनेक, हजारों, क्योंकि यार एक मसल में लाखों फाइबर होते हैं, तो सबके लिए एक मोटर न्यूरॉन भेजेगा? पागल है क्या? इतने कहां है अपने पास? तो एक मोटर न्यूरॉन और उससे कई मसल फाइबर को आवेग, यानी एक मोटर न्यूरॉन बारिश करेगा एसिटाइल कोलिन की, तो गिरेगा सब मसल फाइबर पे, और ये सब मिलके बनाते हैं मोटर यूनिट, मोटर इकाई। मोटर यूनिट, मोटर इकाई क्या होती है मेरे सर जी? मोटर इकाई मतलब होता है एक मोटर न्यूरॉन प्लस अनेक मसल फाइबर जो उससे नियमित होंगे, और इस इकाई के सारे मसल फाइबर एक साथ संकुचित, एक साथ शिथिल होंगे, क्योंकि इन सब पे एक साथ बारिश होगी। यह है टॉपिक, बोलो हाँ या ना? रेडी? एक बात बताओ और जोरदार वाली, ध्यान से सुनना। आज अगर मैं तुझे बोल दूं कि सार्कोलेमा पे मौजूद ये संवेदांग क्षतिग्रस्त हो गए, इनको मार दिया मेरे शरीर की एंटीबॉडी ने, तो अगर ऊपर से एसिटाइल कोलिन की कितनी भी बारिश हो रही होगी, आवेग उत्पादन होगा क्या? तंत्रिका तंत्र की कोई गलती है क्या? तंत्रिका तंत्र तो बारिश कर रहा है ना, नीचे बैठे वाला रिसीव ही नहीं कर रहा। संवेदांग मार दिए तो क्या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा? तो फिर आवेग अंदर जाएगा, पेशी में संकुचन, मायस्थेनिया ग्रेविस रोग। मायस्थेनिया ग्रेविस रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर, स्व प्रतिरक्षा रोग। आपका शरीर एंटीबॉडी बनाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मौजूद संवेदांग के लिए। एक रोग पढ़ाया मैंने, जो अभी मैं लिखाऊंगा आपको, या मायस्थेनिया, एनसीईआरटी में पीछे दिया हुआ है, पर लोग समझाएंगे नहीं, इसको रटाएंगे। आज मेरा बेटा इस पे बनने वाले नीट के सारे क्वेश्चन करेगा। मायस्थेनिया ग्रेविस एक स्व प्रतिरक्षी रोग है। मायस्थेनिया ग्रेविस में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रभावित होता है। मायस्थेनिया, समझ में नहीं आ रहा है? मायस्थेनिया ग्रेविस रोग में मोटर न्यूरॉन पर उपस्थित संवेदांग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अब मोटर न्यूरॉन पर नहीं, सार्कोलेमा पर उपस्थित संवेदांग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। मायस्थेनिया ग्रेविस रोग में सार्कोलेमा पर उपस्थित संवेदांग को शरीर की एंटीबॉडी मार देती है, इसलिए पेशी संकुचित नहीं होती है, उसमें थकान और आ जाता है। बोला है ना? अब एक जोरदार बात बताऊं, ये रोग तो तेरे समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है।
एक स्वाब। अब एक जोरदार बात बताओ, मान ले ऊपर से मोटर न्यूरॉन यानी मायस्थेनिया ग्रेविस रोग में तंत्रिका तंत्र की गलती, प्रतिरक्षा तंत्र की गलती है। अब सुन, अगर मेरा मोटर न्यूरॉन ही एसिटाइल कोलिन की बारिश ना करे तो मेरा ब्रेन ही आवेग नहीं भेज रहा, बारिश ही नहीं होगी, तब तो संकुचन होगा ना? तब भी नहीं होगा। हाथ तो मेरा तब भी नहीं उठेगा, संकुचन तो तब भी नहीं होगा। इसको कहेंगे लकवा, पैरालिसिस। भाई उनके लकवा हो गया यार, हाथ तो क्यों, उनका एक तरफ का हाथ तो पैर नहीं हिल रहे यार। लकवा, पैरालिसिस इंग्लिश में, लकवा तंत्रिका तंत्र का रोग है। लकवे में बारिश नहीं हो रही, मायस्थेनिया ग्रेविस में संवेदांग मर गए, बारिश हो रही है। टफ हो गया थोड़ा टॉपिक, समझ में आने यार। शानदार याद, बिल्कुल मस्त तैयार। अभी इतना पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला स्टार, पहला स्टार, पेशी में संकुचन को, पेशी में संकुचन को प्रेरक तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका प्रेरित प्रारंभ करती है। प्रेरक तंत्रिका प्रारंभ करती है, इनिशिएट करती है, प्रारंभ करती है। अगला स्टार, प्रेरक न्यूरॉन तथा पेशी तंतु, प्रेरक न्यूरॉन तथा पेशी तंतु प्रेरक न्यूरॉन तथा पेशी तंतु के बीच संधि को, के बीच संधि को, संधि को तंत्रिका पेशी संधि, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तंत्रिका पेशी संधि जंक्शन कहते हैं, कहते हैं इसे मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं। इसे मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं, भी कहते हैं। अगला स्टार, नेक्स्ट स्टार, तंत्रिका पेशी संधि पर, तंत्रिका पेशी संधि पर प्रेरक न्यूरॉन द्वारा, तंत्रिका पेशी संधि पर प्रेरक न्यूरॉन द्वारा एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर स्रावित होता है, मुक्त होता है। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर मुक्त होता है। मुक्त होता है। इसे सार्कोलेमा पर उपस्थित, इसे सार्कोलेमा पर उपस्थित संवेदांग, सॉरी संवेदांग, सार्कोलेमा पर उपस्थित संवेदांग ग्रहण करते हैं। संवेदांग ग्रहण करते हैं जिससे जिससे आवेग सार्कोलेमा पर उत्पन्न होता है। आवेग सार्कोलेमा पर उत्पन्न होता है। इस आवेग को
इस आवेग को सार्कोलेमा से सार्कोप्लाज्म में, इस आवेग को सार्कोलेमा से सार्कोप्लाज्म में टी ट्यूब्यूल्स ले जाती है। सार्कोलेमा से सार्कोप्लाज्म में टी ट्यूब्यूल्स ले जाती है। इस आवेग के कारण सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम मुक्त होता है। कैल्शियम मुक्त होता है। इस आवेग के कारण सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम मुक्त होता है, जो ट्रोपोनिन की उपिकाई पर, जो ट्रोपोनिन की उपिकाई पर, उपिकाई से जुड़ता है, से जुड़ता है। डन। इसके बाद का तो पता है, श्योर। इशारा के लिए अगला, एक प्रेरक न्यूरॉन, एक प्रेरक न्यूरॉन तथा इससे नियमित होने वाले अनेक मसल फाइबर, इससे नियमित होने वाले अनेक पेशी तंतु मिलकर एक प्रेरक न्यूरॉन तथा इससे नियमित होने वाले अनेक पेशी तंतु मिलकर मोटर यूनिट बनाते हैं। मोटर यूनिट बनाते हैं। इधर आओ। अब पेशी संकुचन के चरणों को, मैं एक नई चीज, एनसीईआरटी में डायग्राम है, समझ में नहीं आता है, देखते थोड़ी देर बाद, मेरी टेक्निक में होगा नहीं होगा। स्टार्ट। आओ, ये पतला तंतु, ये उसके बंधन स्थल, और ये मोटा तंतु, ये उसका हेड, उस पे एटीपी चिपक रहा है। लाओ कैल्शियम मैग्नीशियम, ये डाला, और जैसे डाला एंजाइम एक्टिवेट, एटीपी को तोड़ा, ऊर्जा निकली, उसने हेड को मोड़ा। चरण का नाम एटीपी का टूटना, एटीपी विघटन, एटीपी हाइड्रोलिसिस, और हेड एक्टिन की तरफ मुड़ा। ये देख, पहला चरण मानूडान, पहला चरण मानूडान। अब हेड बोला, मैं अपने ठीक ऊपर वाले बंधन स्थल पे जाके जुड़ूंगा और हम जुड़कर एक्टिन के साथ क्रॉस ब्रिज बनाएंगे। ये जुड़ा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ये देख, चरण नंबर 2 डन। हेड जुड़ गया है। पहले हेड, ये एक्टिन तंतु, ये मायोसिन हेड, पहले हेड मुड़ा, अब जुड़ा। अब हेड बोला, बस अब मैं चिपक गया हूं, अब मैं इसको सार्कोमेर के केंद्र की ओर झटका मारूंगा। तो हेड पूरा इधर घूम गया केंद्र की ओर, तो एक्टिन तंतु सर का ये घुमा। चरण का नाम स्लाइडिंग या घूमना, रोटेशन। अब हेड ने बोला, मैं पूरा घूम गया हूं, बस इतनी शक्ति थी, फिर अब मैं छोड़ रहा हूं इसको। छोड़ दे, छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मेरा एटीपी खर्च हो गया है, मुझे मेरा एटीपी दे दो। तो सार्कोप्लाज्म से बहता हुआ एटीपी आया, इस पे चिपका, हेड पे एटीपी चिपका, और उसने इसको छोड़ दिया। चरण नंबर 4 डी अटैचमेंट, क्रॉस ब्रिज का टूटना। ओ ये देख, वापिस पहले जैसा आया ना। एक बार और सुनो, पढ़ने वाले बच्चे आराम से देखना, ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए। अब बी के नीचे, पहले ए के नीचे था, कैल्शियम और है क्या है सर? है, लगातार आ रहा है, और डाल। सर एटीपी टूटा, हेड मुड़ा, अब बी से जुड़ेगा, फिर रोटेट होगा, छोड़ेगा तो सी के नीचे। सर हाँ, सच बात बताऊं, हाँ बोल। हेड नहीं जा रहा है, एक्टिन अंदर सरक रहा है, और इस तरीके से एक्टिन फिलामेंट अंदर जा रहा है धीरे धीरे। हेड अपनी जगह पे ही है, यो पर एक्टिन अंदर, और लगातार अटैचमेंट और डी अटैचमेंट की बदौलत
एक्टिन फिलामेंट अंदर की ओर गति करता है और संकुचन होता है। तो कितने चरणों में हुआ? देखना इधर, ये एक्टिन तंतु, ये मायोसिन। चरण नंबर 1 मोड़ो, चरण नंबर 2 जोड़ो, चरण नंबर 3 घूमो, चरण नंबर 4 छोड़ो। एटीपी हाइड्रोलिसिस, क्रॉस ब्रिज, रोटेशन, डी अटैचमेंट। नहीं आया, मुझे पता ना, नहीं आया पक्का वाला। पेशी का संकुचन 4 चरणों में होता है। पेशी का संकुचन 4 चरणों में होता है। 4 चरणों में होता है। चलिए साहब नाम लिखो अलग अलग, फास्ट इंग्लिश चलेगी। एटीपी हाइड्रोलिसिस लिखते जाओ बस, इसी पेन से, कोई दिक्कत नहीं, बस अलग अलग चरण। एटीपी हाइड्रोलिसिस। सेकंड लिखो क्रॉस ब्रिज का निर्माण, क्रॉस ब्रिज का निर्माण, क्रॉस ब्रिज का निर्माण। थर्ड स्लाइडिंग स्लैश रोटेशन, स्लाइडिंग स्लैश रोटेशन। फोर्थ डी अटैचमेंट, डी अटैचमेंट। डन। कुछ तो समझ में आएगा। डी अटैचमेंट के ब्रैकेट में लिख लो क्रॉस ब्रिज का टूटना, डी अटैचमेंट के ब्रैकेट में लिख लो क्रॉस ब्रिज का टूटना। सुनो, डन। आजा मेरे बेटा, एक बात बता, अब पेशी में शीतलन प्रारंभ होगा, आपका बैच सपोर्ट करेगा। शीतलन, संकुचन पूरा हो गया। संकुचन में पहले पढ़ाते हैं परिचय, पढ़ा दिया। दूसरा पढ़ाते हैं ये, पढ़ा दिया क्रॉस ब्रिज बनना। तीसरा पढ़ाते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, पढ़ा दी। अब चौथा पढ़ाऊंगा शीतलन। या मान ले शीतलन करना है जब मसल में रिलैक्स, एसिटाइल कोलिन की बारिश बंद, तो आवेग बंद, तो यहां बंद, तो गोदाम के दरवाजे बंद। अब कैल्शियम निकलना बंद, पर अब वो कैल्शियम को वापस अंदर लेना है तो कौन चालू होगा? पंप। तू भूल गया, मुझे पता है। यहां पर एक कैल्शियम का पंप था, बोल दे हाँ। मजा आ गया यार तेरे बैच में। ऐसे कहते हैं कैल्शियम पंप, और वह पंप होता है, और वह पंप खट से इसको कैल्शियम को उठा उठा के अंदर भराएगा। एटीपी की मदद से पंप चालू हुआ और उसने कैल्शियम बटोर बटोर के अंदर भरे। सारा कैल्शियम गोदाम में, तो टीपीसी से कैल्शियम बाहर, तो टीपीसी चुप, टीपीआई चालू, कपड़ा आ गया, क्रॉस ब्रिज टूट गया, एक्टिन वापस अपनी जगह। पेशी में शीतलन। दोबारा बोलने दे, दोबारा बोलने दे। पेशी शीतलन के दौरान, पेशी शीतलन के दौरान ऊपर से एसिटाइल कोलिन बंद हो जाने से आवृत्ति उत्पादन नहीं होता और गोदाम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब गोदाम में मौजूद कैल्शियम जो बाहर चला गया था उसको वापस उठा के गोदाम में डालना था, इसलिए पंप चालू हो जाता है और वो सारे कैल्शियम को बटोर बटोर के अंदर फेंक देता है। कैल्शियम सारे निकल के जब अंदर जाते हैं तो टीपीसी से कैल्शियम गायब, तो टीपीसी चुप, टीपीआई चालू, कपड़ा आ गया, क्रॉस ब्रिज टूट गया। नहीं आया? अब यहां से एक बात निकाल, क्या मैं सही बोल रहा हूं? पेशी के शीतलन में भी एटीपी चाहिए। आज के बाद पेशी के संकुचन और शीतलन दोनों में एटीपी चाहिए। संकुचन में तो वहां एटीपी टूटा था, एटीपी हाइड्रोलिसिस जोरदार। औरों को कुल ऊर्जा का 2/3 संकुचन में लगता है और 1/3 शीतलन में लगता है। आज के बाद तुझे पता होना चाहिए एटीपी कहां कहां लगा। संकुचन के दौरान तो हेड पर एटीपी को तोड़ के मोड़ा था, शीतलन के दौरान पंप में जिसने कैल्शियम को वापस रिटर्न करा उसमें एटीपी लगा। मोटी मोटी बात, क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए भी एटीपी चाहिए और तोड़ने के लिए भी। हाँ या ना? तो अगर मैं तुझसे एक बात बोलूं कि मैं एटीपी नहीं दे रहा, जा जो करना कर ले, तो फिर तू एक बात बोलेगा, सर देख लो फिर जो मसल संकुचित है ना वो संकुचित रहेगी और जो शिथिल है ना, क्योंकि क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए भी एटीपी चाहिए और तोड़ने के लिए भी एटीपी चाहिए। पेशी के संकुचन हेतु भी ऊर्जा चाहिए और शीतलन हेतु भी एटीपी चाहिए। मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना यार? बहुत जोरदार।
आज मैं इसीलिए आपको एक बहुत गंभीर बात बताने जा रहा हूं जो आपने नहीं सुनी हो शायद। यही कारण है कि आदमी के मरने के बाद उसके शरीर में ऐंठन आ जाती है चंद घंटों के लिए, और उसको रिगर मोर्टिस कहते हैं मेडिकल में। उससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगाते हैं मौत किस समय पे हुई थी और क्या, और ये बात है रिगर मोर्टिस। आखिर क्यों हुआ ऐसा, शरीर में ऐंठन क्यों आई, मैं ऐसा हूं तो ऐसे मरा तो ऐसे ही रहना चाहिए ना, ऐंठन क्यों आई मेरी बॉडी में? क्योंकि आदमी के मरते ही एटीपी सप्लाई बंद। एटीपी जीवित कोशिका का लक्षण है, और एटीपी सप्लाई बंद होती, जो पेशी शिथिल है वो शिथिल ही रही, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर साला जो संकुचित थी वो संकुचित ही रह गई, और इसलिए शरीर में ऐंठन आ गई। वो जगह आती जबड़े में, सबसे पहला मुंह ऐसे खुला रह जाएगा, पलके, आपकी पलकों को खोलने बंद करने के लिए एटीपी, ये संकुचन गया। अब मैं सो रहा हूं और तब डेथ हुई, कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर मैं जग रहा हूं और डेथ होगी, हॉस्पिटल में लेटे हुए और डेथ होगी, तो आंखें खुली रह जाएगी बाबू? हाँ, और ऐसी रहेगी, फिर वो व्यक्ति नहीं कर सकता बंद, मर गया हो। तो फिर ऐसी स्थिति में डॉक्टर करते हैं, आपने खूब देखा पिक्चरों में, यूं करके सॉरी नहीं कर रहे, पिक्चरों में दिखाते हैं यूं करके सॉरी। आपको बहुत करना पड़ेगा ये, नहीं ये तो यार कंफर्म है ना, कोई आपसे इलाज कराएगा तो सॉरी सुनेगा। सॉरी यूं कर दिखाते नहीं पिक्चरों, आदमी की आंखें खुली हुई, क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि ऐसा थोड़ी कि कुछ क्या कर रहा हो, इसलिए कर रहा है क्योंकि मरे हुए आदमी की आंखें खुली हुई अच्छी नहीं लगेगी। मरे हुए आदमी की आंखें खुली हुई अच्छी नहीं लगेगी। अब लोग उससे मिलने आएंगे मरने के बाद, आदमी के जिंदा रहते कोई मिलने नहीं आता, मरने के बाद सब आते हैं। हर आदमी एक दूसरे की बुराई करता, मरने के बाद सिर्फ क्या हो, बहुत बढ़िया आदमी था। अब वो सब आएंगे मिलने, अब वो सब मिलना है और वो ऐसे देख रहा है आंखें खुली हुई है, आदमी घूरता हुआ प्रतीत होता है, वो ऐसे देख रहा है, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। अपन भी कम नहीं, अपने कहा अकेला जा, यह है। तो ये इसलिए रिगर मोर्टिस, हाँ या ना? सिर्फ एक लाइन लिख, पेशी के संकुचन तथा शिथिलन, पेशी के संकुचन तथा शिथिलन दोनों में ऊर्जा आवश्यक है, एटीपी आवश्यक है, दोनों में ऊर्जा आवश्यक है, ऊर्जा आवश्यक है। अगला साढ़ा क्लिक, मरने के बाद, मृत्यु के बाद शरीर में एटीपी सप्लाई बंद होने के कारण ऐंठन आ जाती है। मरने के बाद एटीपी सप्लाई बंद होने के कारण शरीर में ऐंठन आ जाती है, इसे रिगर मोर्टिस कहते हैं। एटीपी सप्लाई बंद होने के कारण शरीर में ऐंठन आ जाती है, इसे रिगर मोर्टिस कहते हैं, रिगर मोर्टिस कहते हैं। हाँ जी, समझ में आया? ये पढ़ा पेशी संकुचन की क्रियाविधि, संरचना डन, संकुचन डन, तो तू यहां से जानता है बाबू, याद हुई है पूरी। एक बार अब बिना गर्दन उठाए रीडिंग यहीं पक्का हो जाएगा। आजी बोलो याद। अब सुनो, आओ डिसऑर्डर पढ़ते हैं, रोग लिखो, पेशी के विकार, फटाफट पेशी के विकार, एक एक करके फटाफट टॉपिक तैयार। पेशी के विकार, और उसमें पहला जो अभी पढ़ा दिया था, जल्दी डालो टॉपिक, मास्थेनिया ग्रेविस। मास्थेनिया ग्रेविस, मास्थेनिया ग्रेविस यह स्वप्रतिरक्षी रोग है, यह स्वप्रतिरक्षी रोग है, स्वप्रतिरक्षी रोग है। इसमें तंत्रिका पेशी संधि प्रभावित होती है,
तंत्रिका पेशी संधि प्रभावित होती है, प्रभावित होती है। इसमें सार्कोलेमा पर उपस्थित संवेदांग, सार्कोलेमा पर उपस्थित संवेदांग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे कंकाली पेशी में, रेखित पेशी में पक्षघात, लकवा होता है, थकान, कमजोरी, पक्षघात होता है। रोग नंबर 2, पेशीय दुष्पोषण। रोग नंबर 2, पेशीय दुष्पोषण, मस्कुलर डायस्ट्रोफी इंग्लिश का वर्ड, मस्कुलर डायस्ट्रोफी। पेशीय दुष्पोषण। डन। क्यों मेरे बेटा, शुरू करें? आजा, स्टार्ट। 1 2 3 चालू। सब ध्यान से सुनना। हमारी पेशी में एक प्रोटीन पाया जाता है डायस्ट्रोफिन। क्या नाम है? अब तुझे बहुत जोरदार पढ़ाना है इसलिए कर रहा हूं। ये डायस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है मेरी पेशी के अंदर, और ये संरचनात्मक प्रोटीन होता है। ये पेशी को वापस उसकी स्थिति में बनाए रखने के लिए होता है। इसको बनाने के लिए जीन की जरूरत होती है। कई बार भ्रूणावस्था में बच्चों में वो जीन नहीं होती है और उस जीन की वजह से वो प्रोटीन नहीं बनता, तो जन्म के समय उनकी पेशी में ये प्रोटीन नहीं होता है। यह एक आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक डिसऑर्डर। यह एक जीन की कमी से होता है जिससे ये नहीं बनता, इसलिए पेशियां अपनी स्थिति में नहीं रह पाती है और धीरे 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 क्षतिग्रस्त होने लगती है, पड़े पड़े खराब, और इस बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ साथ इसकी पेशियां खत्म। नहीं आ रहा यार? क्रमिक रूप से पेशियों का अपघटन होता है क्योंकि उसमें यह प्रोटीन नहीं होता, क्योंकि इसके लिए जीन नहीं होता। तो बीमारी का नाम मस्कुलर डिस्ट्रोफी। यह एक आनुवंशिक रोग है। यह एक आनुवंशिक रोग है। इसमें जीन के अभाव से डिस्ट्रोफिन प्रोटीन डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनता। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनता। लिखा इसमें कंकाली पेशी का अनुक्रमित अपहसान, इसमें कंकाली पेशी का अनुक्रमित, अब पता नहीं हिंदी सही नहीं है, मैं इंग्लिश लिख दूं ब्रैकेट में, प्रोग्रेसिव अनुक्रमित अपहसान होता है। टॉपिक नंबर 3, रोग नंबर 3, टिटैनी। सुनो, ये तो पढ़ाया था। अरे ये तो पढ़ाया था। शारीरिक तरल में कैल्शियम की कमी के कारण पेशी का संकुचित अवस्था में रह जाना, और ये होता है पीटीएच की कमी से। टिटैनी, रोग नंबर 3, टिटैनी। स्टार्ट। शारीरिक तरल में कैल्शियम आयनों की कमी से पेशी में तीव्र ऐंठन आना। शारीरिक तरल में कैल्शियम आयन की कमी से पेशी में तीव्र ऐंठन आना।
ऐठाना नाक, यक, पीटीएच हार्मोन, या पीटीएच हार्मोन की कमी से होता है, कमी से होता है। डन। और इसी के साथ टॉपिक डन। रोग विकार, क्या हो गया, नहीं आया? विकार समझ में आया नहीं आया? चैप्टर के 3 टॉपिक डन। संरचना, क्रियाविधि, विकार। एक बात बताऊं, पेशी पेशी तंतु की बनी होती है, सुन रहा है ना? जब पेशी को खोला तो पेशी तंतु देखे तो 2 प्रकार के मिले, एक तो झक लाल और एक मिले सफेद पीले पीले से। अगर कोई आदमी तेरे को पीला पीला सा दिखे, सफेद दिखे, तो तू पहला क्वेश्चन क्या बोलेगा, बता? क्या बात है भाई, खून की कमी हो रही है, ऐसा दिख रहा पीला पीला सफेद, डॉक्टर कैसा देखता ही हो? और एक आदमी पूरा लाल हो तो क्या बोलते हैं, यार खूब बढ़िया दिख रहा है तेरे में, क्या मस्त मौला हो रहा है, यही है ना? तो आज एक बार बता, खून यानी डबल स्टार पेशी तंतु 2 प्रकार के हो गए, एक में रक्त सप्लाई ज्यादा और एक में, तो फिर रेड फाइबर, व्हाइट फाइबर, लाल तंतु, सफेद तंतु, श्वेत तंतु। यार समझ में नहीं आया? आज मैं बहुत अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पेशी संकुचन की क्रियाविधि के साथ पेशी तंतु के प्रकार, 2 प्रकार के पेशी तंतु होते हैं, रेड फाइबर, व्हाइट फाइबर। रेड वाले में सब चीज ज्यादा, और वो ये रहा 1 2 3, रक्त सप्लाई ज्यादा, रक्त सप्लाई कम, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया कम, मायोग्लोबिन ज्यादा, उच्च O2, जब भी तो लाल लबालब, मायोग्लोबिन कम। रेड वाले में सिर्फ एक चीज कम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोदाम। रेड वाले में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम, व्हाइट वाले में ज्यादा, और जिसमें गोदाम ज्यादा उसमें संकुचन तीव्र। तो व्हाइट वाले में संकुचन तीव्र कुछ अंतराल के लिए, संकुचन धीमा अधिक अंतराल के लिए। नहीं आ रहा यार? एक बार और, मसल फाइबर कितने प्रकार के? रेड फाइबर, व्हाइट फाइबर, रक्त सप्लाई उच्च, निम्न, मायोग्लोबिन उच्च, माइटोकॉन्ड्रिया उच्च, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उच्च, निम्न, उच्च, संकुचन धीमा अधिक अंतराल के लिए, संकुचन कम अंतराल के लिए। एक बात बता, इसमें सदैव वायवीय श्वसन, क्योंकि O2 और माइटोकॉन्ड्रिया लबालब, इसमें तुरंत अवायवीय श्वसन। तो ऊर्जा उत्पादन हेतु वायवीय श्वसन, ऊर्जा उत्पादन हेतु अवायवीय। तो दिल से बता, लैक्टिक अम्ल इसमें बनेगा, व्हाइट में। आज तेरे बैच में ऐसी नॉलेज का पॉइंट दूंगा और मजा आ जाएगा तुझे। मेरे शरीर में सदैव होता है वायवीय श्वसन, मेरे शरीर के अंदर हर कोशिका में वायवीय श्वसन होता है। चुपचाप सुनना, मेरे शरीर में हर कोशिका में वायवीय श्वसन मिलता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, सिवाय 2 कोशिका के, सिवाय 2 जगह के, और उनमें से एक जगह है व्हाइट मसल फाइबर और एक और आरबीसी। अरे यार, आरबीसी में सदैव वायवीय श्वसन होगा, इसलिए O2 का परिवहन आरबीसी करती है। बोल हाँ, क्योंकि आरबीसी O2 का उपयोग ही नहीं करती, इसलिए उसी को परिवहन के लिए दिया है। नहीं आया? एक बार वो और बोल ले तभी मजा आएगा। मतलब फाइबर, धूप, रक्त सप्लाई, माइटोकॉन्ड्रिया, मायोग्लोबिन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, संकुचन धीमा अधिक अंतराल, संकुचन तीव्र। मजा आ गया यार। और एटीपी उत्पादन हेतु वायवीय श्वसन, जोरदार। और बोल, या लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, बनेगा। करें? लास्ट टॉपिक, पेशी तंतु के प्रकार। पेशी तंतु के प्रकार, लास्ट टॉपिक। स्टार्ट। 2 टुकड़े कर दो। पेशी तंतु के प्रकार टॉपिक 2 टुकड़े कर दो। रेड फाइबर, व्हाइट फाइबर,
रेड फाइबर, व्हाइट फाइबर, रेड के नीचे लिखो, रेड के नीचे रक्त सप्लाई उच्च, व्हाइट के नीचे निम्न, निम्न, अगला लिखो माइटोकॉन्ड्रिया उच्च, रेड के नीचे माइटोकॉन्ड्रिया उच्च, रेड के नीचे और उधर लिखो निम्न, अगला रेड के नीचे लिखो मायोग्लोबिन उच्च, तो व्हाइट में लिखो निम्न, अगला नेक्स्ट रेड में लिखो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम निम्न, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम निम्न, तो उधर उच्च, तो उधर उच्च, अगला, अगला संकुचन, क्या करूं, धीमा, संकुचन धीमा, किंतु अधिक अंतराल का, किंतु अधिक अंतराल का, तो उधर संकुचन तीव्र, संकुचन तीव्र, तीव्र, कम कम अंतराल का, तीव्र कम अंतराल का, अगला एटीपी उत्पादन हेतु वायवीय श्वसन, एटीपी उत्पादन हेतु वायवीय श्वसन पर निर्भर, तो उधर अवायवीय श्वसन पर निर्भर, अवायवीय श्वसन पर निर्भर, लास्ट लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं, लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं, तो उधर लैक्टिक अम्ल बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनता है, संरचना खत्म, क्रियाविधि खत्म, विकार खत्म, टाइप्स ऑफ मसल फाइबर खत्म। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर कंप्लीट है, पर दो टॉपिक होता है, चिकनी पेशी और कंकाली पेशी, सॉरी हृदय पेशी।